नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर जो चल रहा था एकांकी संग्रह, उसमें अगली एकांकी है वापसी। सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको और वीडियो का लाभ मिल सके। तो हम शुरुआत करते हैं वापसी की, जिसके लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर। वापसी नाटक भी मनोवैज्ञानिक चेतना के मानववादी एकांकीकार है। इनकी प्रथम एकांकी हत्या के बाद है। इन्होंने रेडियो एकांकी के अंतर्गत ध्वनि नाटक लिखे। इसके अतिरिक्त प्रभाकर जी ने रंगमंची एकांकी तथा पूर्ण नाटक भी लिखे, यथा डॉक्टर, नवप्रभात, समीप और होरी। ये इनके प्रमुख एकांकी संग्रह में से है। 12 एकांकी, 10 बजे, रात, क्या वह दोषी था, अशोक, प्रकाश और परछाई, ये रेखाएं, ये दायरे, ये इनकी प्रमुख संग्रह है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी वापसी एकांकी रेडियो एकांकी है। रेडियो एकांकी यानी कि जो रेडियो में प्रसारित होने वाली एकांकी होती है, जो ध्वनि रूपक की शैली में आती है। ध्वनि रूपक यानी कि जिसमें जो पात्र है वह स्वयं के संवाद स्वयं ही बोलता है, दूसरे के संवाद भी वह स्वयं ही बोलता है। ध्वनि आधारित इस ध्वनि रूपक में सभी चरित्र बोलकर अपना नाट्य चरित्र पूरा करते हैं। वापसी में भारत से पाकिस्तान गया एक कश्मीरी युवक युद्ध के सिलसिले में वापस भारत आने के अपने पैतृक गांव आता है और वहां की मिट्टी की सौंधी महक से गहराई लीन में हो जाकर शत्रुता भुला देता है। वह 2 राष्ट्रों की सीमाओं के बंधनों को नकारता हुआ सांझी सांस्कृतिक विरासत की ओर वापस लौट आता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि एक युवक जो कि कश्मीर के रहने वाला है, वो भारत विभाजन से पहले यहाँ रहता था और भारत विभाजन के पश्चात जब वो पाकिस्तान चल गया और युद्ध के सिलसिले में वो जब आया तो इत्तेफाकन वो उसी जगह आया जिस जगह वो पहले रहता था। लेकिन वहाँ की जो सौंधी खुशबू थी उससे वो ये भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। रेडियो एकांकी ध्वनि रूपक का शिल्पगत रेडियो द्वारा प्रसारण लिखित नाटक रेडियो नाटक कहलाता है। ये मात्र श्रेय होता है, अतः इसे श्रव्य नाटक भी कहा जाता है। यानी कि इस नाटक को सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसे हम प्लेटफॉर्म पर प्ले भी नहीं कर सकते, इसे रंगमंच पर भी नहीं दिखाया जा सकता। इसकी संक्षिप्त रूपरेखा के कारण इसे एकांकी समझ लिया जाता है। प्राचीन आचार्यों ने जिस स्वरूप को दृश्य कहा था वह रेडियो नाटक के रूप में श्रव्य हो जाता है। रेडियो नाटक रंगमंची नाटक से भिन्न है। रंगमंचीय नाटक दृश्य भी है और श्रव्य भी। इसमें आंगिक अभिनय की कला है। वातावरण एवं परिस्थितियों को सूचित करने वाले दृश्य भी विद्यमान रहते हैं। पात्रों के व्यक्तित्व के सूचक परिधान, अलंकार, मुद्रा आदि भी है, परंतु रेडियो नाटक इन सभी से रहित है। रेडियो नाटक की कुछ सुविधाएं भी हैं। इसमें संकलनत्रय का बंधन नहीं होता। रेडियो नाटक मनोवैज्ञानिक चित्रण को आसान बनाकर पात्रों के मन की स्थिति को सरलता से अपना प्रभाव डाल सकता है। वाद्य संगीत ध्वनि प्रभाव से दृश्यांतर सूचित किया जा सकता है। यानी कि ध्वनि के द्वारा ही इसमें प्रसारण के समय जो परिस्थितियाँ हैं उसको अंकित की जाती है। रेडियो नाटक का आधार ध्वनि है। ध्वनि भावों की अभिव्यक्ति का बहुत ही सशक्त साधन है। रेडियो नाटक में ध्वनि का उपयोग 3 प्रकार से होता है: भाषा, ध्वनि प्रभाव और संगीत। भाषा का जो स्वरूप हमारे बोलने और सुनने के काम आता है वही रेडियो एकांकी का मूल आधार होता है। रेडियो नाटक की भाषा सरल, स्वाभाविक, भाव अभिव्यंजन और अभिनेताओं द्वारा आसानी से बोली जाने वाली होती है। ध्वनि प्रभाव वाद्य संगीत की आवश्यकता पात्र के कार्यों के लिए पृष्ठभूमि एवं वातावरण निर्माण, दृश्यांतर, भाव अभिव्यक्ति, देश काल, परिचय आदि के लिए होता है। इनके द्वारा नाटक में जीवत्ता और प्रभाव उत्पन्नता आती है। वापसी इसी की समीक्षा को संपूर्ण करती है। वापसी रेडियो एकांकी ये ध्वनि रूपक संपूर्ण एकांकी पात्र बोलकर अपना चरित्र संपूर्ण करते हैं। एक एकांकी की कथा में भारत के रहने वाला एक व्यक्ति जो विभाजन के पश्चात पाकिस्तान चला जाता है और भारत पाक के युद्ध के दौरान उसे भारत के उसी गांव में पुनः आना पड़ जाता है, जहां आकर उसका हृदय अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम से व्याकुल हो जाता है। यहाँ की भूमि पर कदम रखते ही यहाँ के लोग अतीत की स्मृतियों से
स्मरण हो जाता है और वो अपनी मातृभूमि के प्रति उसका स्नेह उमड़ पड़ता है। नाटक का मुख्य पात्र असगर अपने बाल्यकाल में कश्मीर अपने जन्म स्थान के गांव में रहता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय वह उसका परिवार पाकिस्तान चला जाता है। अब वह पाकिस्तान की छत्रीधारी सेना में भर्ती है। उसे कश्मीर के उसी गांव पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है और ये आदेश दिया जाता है जहां पर वह पहले रहता था। उसके अन्य साथी बुनियाद, मुनीर, मकसूद आदि सभी छतरी से उतरकर गन्ने की खड़ी फसल में छिप जाते हैं। जब गांव का चौधरी और अन्य किसान फसल में छिपे शत्रु को ढूंढने आते हैं तो असगर के साथी उस पर गोली चलाने का प्रयास करते हैं, परंतु असगर उन्हें पहचान जाता है, इसलिए वह गोली चलाने से मना कर देता है। अंत में असगर ने अपने साथियों सहित भारत की सेना के आत्मसमर्पण कर देता है। इस एकांकी में शत्रु छात्रधारी सैनिक का भारत अधिकृत कश्मीर में उतरना, हवाई आक्रमण की तैयारी करना, भारतीय नागरिक में सांप्रदायिक दंगे भड़काना, षड्यंत्र आदि नाट्य परिस्थितियां ध्वनि रूपक द्वारा दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ाता है। यानी कि इसमें ये जो भी कार्य है, जैसे गोली चलाना, छुपना, हवाई आक्रमण करना, षड्यंत्र रचाना, ये किसी भी नाट्य पर दिखाया नहीं जाता है, रंगमंच पर दिखाया नहीं जाता है, बल्कि ध्वनि के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है कि ध्वनि के द्वारा ये बताया जाता है कि इस समय का माहौल इस तरीके का है। ध्वनि के द्वारा ये रूपांतरण किया जाता है। ध्वनि के द्वारा ही ये तो सुनने वाले के मन में, जो श्रोता है उसके मन में और अधिक जिज्ञासा होती है कि इसके आगे अब वो क्या होने वाला है। मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम विश्वास में मनुष्यतः की वापसी ही इस एकांकी का मूल उद्देश्य है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने ये स्पष्ट किया है कि भारत व पाकिस्तान भले ही विभाजित हो गए हो, लेकिन दोनों ओर रहने वाले लोगों के हृदय में अब भी अपनत्व की भावना उतनी ही है। वर्षों पूर्व 1947 में पाकिस्तान गया असगर जब 1965 के युद्ध काल में दुश्मन बनकर आता है तो यहाँ की भूमि पर पैर रखते ही शत्रुता भूल जाता है और उसकी भावनाएं इस मिट्टी से जुड़ जाती है। वह साक्षी विचारधारा, सांझी संस्कृति और सांझी परंपराओं की बातें करने लगता है तथा अंत में आत्मसमर्पण कर देता है। एकांकी के पात्र बुनियादी, मकसूद, मुनीर, असगर, चौधरी, लालाजी, सरदार, इंस्पेक्टर। मकसूद पाकिस्तान सैन्य दल का कप्तान है। उसका कार्य पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों को उचित संकेत करना है। मुनीर, असगर और बुनियादी पाकिस्तानी सेना के सैनिक हैं। चौधरी, लाला, सरदार जी कश्मीर के गांव के व्यक्ति हैं। इंस्पेक्टर पुलिस कर्मी हैं। ये सभी पाकिस्तानी सैनिक को पकड़ने के लिए खेत में उन्हें ढूंढने आते हैं। असगर एकांकी का मुख्य पात्र के रूप में कार्य करता है। वह लतीफ़ का बेटा है। विभाजन के समय वे लोग पाकिस्तान चले गए थे और लेकिन संघर्ष के समय इत्तेफाकन उन्हें पुनः कश्मीर में ही आना पड़ा और वहाँ आने पर उसे अपनी वह सभी असगर के पश्चात एकांकी का प्रमुख पात्र चौधरी है, जो असगर का आत्मसमर्पण के पश्चात अपना परिचय देता है तो वह अपने दोस्त के पुत्र को दोस्त या दुश्मन समझने के अंतर संघर्ष में उलझ जाता है, क्योंकि चौधरी के मन में ये भावनाएं आ जाती है कि हो सकता है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि असगर जब कश्मीर गया था तब बाल्यावस्था में था, लेकिन जब लौटा तब युवावस्था में था, तो दोनों अवस्थाओं में फ़र्क होने के कारण उसके समझ में फेर आ गया कि वो चौधरी अंत तक यही समझता रहा कि ये वास्तव में वही असगर है या फिर मुझे ये झूठ बोल रहा है। एकांकी की घटना चित्र कश्मीर का एक गांव है जहां 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण दर्शाया गया। ध्वनि रूपक के माध्यम से गांव में युद्ध की पूर्व स्थिति का वातावरण चित्रित करने का सफल प्रयास किया गया। हवाई जहाज की घरघराहट, गोली चलने की आवाज़, ट्रैक्टर की घरघराहट, फसल कटने जाने की ध्वनि आदि सभी वातावरण को सजीवता प्रदान करती है। वापसी का उद्देश्य एक आक्रमणकारी को अपनी मातृभूमि के प्रति हृदय परिवर्तन को दर्शाना है। असगर का हृदय परिवर्तन अपनी भूमि को देखकर, अपनी जन्मभूमि को देखकर वो वापस जब उसका हृदय परिवर्तन होता है तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे ही लोग हैं जिनको मैं बचपन में चाचा चाचा कह के बुलाता था, आज मैं उन पर गोली किस प्रकार चलाऊं। तो ये आत्मसमर्पण की भावना भी उसके मन में तभी आती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, अभी मैं चाहे किसी भी देश का हूँ, लेकिन मेरा जन्म तो इसी
जन्मभूमि का है, तो मैं जिस जन्मभूमि में मेरा जन्म हुआ उसी जन्मभूमि में जहाँ पर मैं जिन लोगों के साथ मेरा बचपन बीता, मैं उन्हीं के साथ गोली कैसे चला सकता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को कैसे मार सकता हूँ। तो इस आत्मग्लानि के कारण, उसके हृदय परिवर्तन के कारण वह गोली नहीं चला सका और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। वापसी एकांकी मूलतः रेडियो एकांकी है। इसका आधार ध्वनि रूपक है, परंतु इस एकांकी को दृश्य विधान रूप में रंगमंच पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दृश्य विधान पर्दे के द्वारा और परिस्थितियां घटित वातावरण की सृष्टि प्रभावों द्वारा बताई जा सकती है। अतः अभिनेता की दृष्टि से ये एकांकी दृश्य और श्रव्य दोनों हो सकती है, लेकिन इसमें जटिलता नहीं है। जहाँ एकांकी की मुख्य घटना घटित होती है, वहाँ का स्थान, समय और उस समय के वातावरण का आपसी संयोग संकलन त्रय कहलाता है। वापसी एकांकी में संकलन त्रय का सफल संयोजन हुआ। संपूर्ण एकांकी की एक ही परिस्थिति है, असगर की वापसी, और इसी असगर की वापसी के कारण ही एकांकी का शीर्षक रखा, यानी कि वापसी यानी कि लौट कर आना। 1905 के युद्ध में जब कश्मीर के उसी गांव में वह वापस आता है और उसका हृदय परिवर्तन होता है। एक स्थान कश्मीर का एक गांव। 1965 काल में भारत पाक के युद्ध का चित्रण, गांव में युद्ध पूर्व विविधता का वातावरण को दर्शाया गया है। अर्थात गांव के खेतों में संपूर्ण एकांकी घटित होती है। घटना के घटित होने लगा समय भी एकांकी के समय के सीमा के अंतर्गत है। अतः इस एकांकी में संकलन त्रय के तीनों कोणों को समकोण सर्वथा उचित है, और ये जो भी ध्वनि रूपक एकांकी में शिल्पगत वैशिष्ट्य होते हैं, वह सारे गुण इस एकांकी की कसौटी पर खरे उतरते हैं। भारतीय कश्मीर के गांव में रहने वाला असगर विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया। वहां का सैनिक बनकर संयोग से जब वो वापस उतरा तो पाकिस्तानी जेट और भारतीय हवाई जहाज़ों की आकाश में भिड़ंत होती है। नीचे पाकिस्तानी जासूस अपने हवाई जहाज़ों को संकेत देने के लिए बैठे होते हैं। मकसूद भारतीय हवाबाजों को अपनी हवाई जहाज़ द्वारा सबक सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। तभी उसकी बात से सहमत होकर असगर कहता है, तुम ठीक कहते हो, इस बार भारतीय को सबक तो सिखाना ही होगा। उन्हें यह बता देना, अब पाकिस्तान पहले जैसा कमज़ोर नहीं, उसकी रक्षात्मक और आक्रामक शक्तियाँ भारत से कहीं अधिक एवं सुदृढ़ है। परंतु भारतीय हवाबाजों के साहस की सराहना करता हुआ कहता है कि आज आकाश में भारत के और हमारे हवाई जहाज़ों ने खूब डटकर लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत के छोटे छोटे हवाई जहाज़ हमारे बड़े सुपरसोनिक जेट हवाई जहाज़ों को कैसे परेशान कर देता है। भारत के ये हवाबाज कितने निडर, साहसी और दृढ़ निश्चित है। असगर की मनस्थिति वापस लौट जाने, उसके हृदय में उसका गांव, वहाँ की धरती, संस्कृति, परिचितों के प्रति स्नेह, प्रेम के भाव आदि प्रबल हो जाते हैं, और इसी के कारण असगर और मकसूद पाकिस्तानी सैनिक होते हुए भी एक गांव में युद्ध के दौरान वह मकसूद के खेती में छुप जाते हैं। उन्हें ढूंढते हुए गांव के चौधरी और अन्य लोग खेत में आ जाते हैं। चौधरी को असगर पहचान जाता है। उसे देखकर उसे अतीत का स्मरण आ जाता है। जब वह 16 वर्ष का था, वह इसी गांव में रहने वाला था। उसके पिता और चौधरी दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। 1947 में विभाजन के पश्चात जब उसे पाकिस्तान जाना पड़ा अपने परिवार के साथ, तो वह पाकिस्तान चला गया, और जाते समय चौधरी ने उससे कहा, यदि तुम्हें जाना ही है तो जाओ, परंतु ये ध्यान रखना, इस गांव में रहने से तुमको कोई तकलीफ नहीं थी। मेरी इच्छा है तुम यहीं रहो, लेकिन ऐसा ही समय है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। याद रखना कि हम दोस्त थे और दोस्त ही रहेंगे। उस समय सभी रोए, परंतु आज कैसी अनोखी बात है कि मैं विपरीत माहौल में चौधरी साहब को देख रहा हूँ। पहले हम मित्र थे, लेकिन आज एक शत्रु के रूप में। सत्य तो यह है, जब हम साथ रहते थे तब दुश्मन ही माने जाते थे, लेकिन उस समय हमारे हृदय में वैर भाव नहीं था। लोग हमें दुश्मन कहते हैं, परंतु हम हमेशा मित्रवत ही साथ रहे। लेकिन अलग होने पर यह दुश्मनी का माहौल जैसे हमारे जीवन की सच्चाई बन गया। भाईचारा, स्नेह, मित्रता, प्रेम जैसी अब सारी बातें झूठी लगने लगी। असगर सोचता है कि शत्रुता की यह परिस्थिति बदल नहीं सकती। क्या हम कभी एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते? क्या इंसान इस शत्रुता को भूल नहीं सकता? इसी उधेड़-बुन में असगर का हृदय उलझा रहता है, और उलझने पर अंत में वह समर्पण कर देता है। तो इसी तरह वह पुनः वापसी, जो एकांकी का शीर्षक है, उसको सार्थक करते हुए समर्पण की भावना ले आता है।